हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है उसमें जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स जीएफ एंड ईआर, ये आपने इसका नाम सुना होगा शॉर्ट फॉर्म में जीएफ एंड आर। तो उसकी फुल फॉर्म है जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, हिंदी में बोला जाता है सामान्य वित्त एंड लेखा नियम। तो देखिए इसका जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, को हमने देख लिया था, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। जिसने भी ये नहीं देखा है तो वो उसको देख लीजिए। चैप्टर 1 में क्या है, सिर्फ इसमें प्रस्तावना दे रखी है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा वो उसको देख लीजिए। उसके बाद हम इसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 8 तक चैप्टर हैं, जिसमें मतलब जीएफ एंड ईआर की संख्या तो 17 तक है, परंतु सारे नहीं पढ़ने, जैसे 6 तक पढ़ने, फिर उसके बाद 14 और 17 पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस है। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। 8 में जो 2nd चैप्टर चल रहा है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी चैनल पे कर चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे पार्ट 2, ठीक है। आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसको पार्ट 2 में। और जिसने पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन ये नहीं देखा है वो इनको देख लीजिए। देखिए इसके अंदर हमने जो इसका पार्ट 1 है उसके अंदर देखे थे हमने भाग 1 और 2, जो वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली या जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 कितने भागों में बांटा गया है? चैप्टर 2 7 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें से भाग 1 और भाग 2 हमने इस चैप्टर पार्ट 1 के अंदर देखा था। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम इसके पढ़ेंगे भाग 3 और भाग 4, जिसके अंदर भाग 3 में हम पढ़ेंगे लेखों के संधारण के संबंध में कर्तव्य क्या होती हैं, ड्यूटीज़, ठीक है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो जो ड्यूटीज़ हैं वो 14 से लेकर 17 नियमों में दे रखी हैं। फिर हम इसका 4th भाग देखेंगे संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में कितने हैं नियम, 18 से 19, 2 नियम है इसमें कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आज ये बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अपन ने देख लिए थे भाग के सारे। अपन ने लास्ट में क्वेश्चन दिए थे आपको, होमवर्क 2 क्वेश्चन दिए थे। तो पहला क्वेश्चन था आपके लिए, ये होमवर्क के क्वेश्चन थे, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धनराशियों को अविलंब रूप से जमा किया जाएगा, ठीक है। अगर सरकार ने मान लीजिए कोई टैक्सेस लगा के, पेनल्टी लगा के, कोई कॉन्ट्रैक्ट करके संविदा से कोई पेमेंट रिसीव किया है ना, समस्त धनराशियाँ पूछी गई है, तो समस्त राशियाँ जो सरकार रिसीव करती है वो अविलंब रूप से कहाँ जमा कराई जाएगी? सरकारी खाते में, निजी निक्षेप खाते में, बचत खाते में या चालू खाते में, ठीक है। तो ये कहाँ कराई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी खाते में पैसे को जमा कराना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, जीएफ एंड ईआर के नियम 6 के अनुसार यदि धनराशि सरकारी बकाया के रूप में है ना, तो सरकारी कैसे रिसीव करी जा रही है? सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त की गई है, तो उसे कोषागार नियमों के अनुसार कहाँ जमा कराया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, एक राज्य की संचित निधि में, दूसरा ऑप्शन है राज्य की लोक लेखा निधि में, तीसरा ऑप्शन है राज्य की आकस्मिकता निधि में, और चौथा ऑप्शन है राज्य की स्थानीय निधि में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा और बहुत सारे बच्चों को आ भी रहा होगा, तो उनके लिए मैं आपको नियम 6 पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नियम 6 का किस चीज़ की बात कर रहा है? सरकारी बकाया की बात कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो यह अपन ने जब इसको पढ़ा था चैप्टर 1 में पार्ट 1 में, तो नियम 6 पढ़ा था। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि धनराशि सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त होती है तो कहाँ जमा करानी होगी? राज्य की, स्टेट की संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर पैसा जमा कराया जाएगा। और यदि सरकार की अभिरक्षा के रूप में कोई पैसा है तो उसे कहाँ जमा कराया जाता है? लोक लेखा निधि में, ठीक है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको वापस से दिखाया, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें लंबे समय तक, आप इनको भूलें नहीं, ठीक है। तो जीएफ एंड ईआर का कौन सा नियम हो गया? 6 नियम हो गया। इसमें धनराशि सरकारी बकाया के रूप में है तो राज्य की संचित निधि में जमा होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्य की लोक लेखा निधि में कब जमा कराएंगे? जब सरकार की अभिरक्षा में कोई पैसा रखा गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। अब देखिए भाग 3 क्या कह रहा है? लेखों के संधारण के संबंध में कर्तव्य, ड्यूटीज़, ठीक है। तो कौन सी ड्यूटीज़ बता रखी हैं? जो भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे उससे रिलेटेड ड्यूटीज़ है कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग करेंगे। तो नियम 14 कहता है
कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, जिसकी सरकारी राशि या सामान का लेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, वह उसे सही एवं पूर्ण रूप से संधारित रखने तथा उसको निर्धारित समय पे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से, है ना, इंडिविजुअली क्या होगा, वह जिम्मेदार होगा। तो इसमें यह बताया गया है जो सरकारी कर्मचारी है, लेखों से रिलेटेड जितने भी उसको राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होगा, उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। तो नियम 14 कहता है। आज ये नियम 15 देखते हैं। देखिए नियम 15 क्या है। नियम 15 में जो भी अधिकारी किसी प्रमाण पत्र, ठीक है, कोई प्रमाण पत्र है उस पर हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर करता है, तो वह उसके द्वारा प्रमाणित किए गए तथ्यों के लिए उसी सीमा तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा जहां तक उसकी जानकारी रखना उसका कर्तव्य है या जितनी जानकारी होने की उसकी आशा की गई है। अब जैसे मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप 1 लाख रुपए तक के जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी जिम्मेदारी है कि वो सब आपको करनी है। तो अब मान लीजिए कोई 10 लाख का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो क्या उसके लिए उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है? नहीं। उसको कितनी 1 लाख रुपए तक के लिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो 1 लाख रुपए तक की अगर जानकारी नहीं रखता है तब उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। भैया तुम्हारी गलती है, पाई गई है, बताइए अब क्या करा जाए, ठीक है। अगर मुद्रित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का तब तक औचित्य सिद्ध नहीं होता है जब तक उसमें मामले के पूर्ण तथ्य ना दिए गए हों, ठीक है। अब ये नियम 16 देखिए। नियम 16 क्या कह रहा है? विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व, है ना। तो यहाँ पे बता रखिए जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जैसे प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी, ये कंट्रोल ऑफिसर होता है, ठीक है, ये सुनिश्चित करेगा कि कार्यालय में लिखे गए लेख सही और समय पूर्ण पर लिखे गए हैं। तो कार्यालय में जितने भी जो लेख लिखे जाते हैं, जो अकाउंटिंग की जाती है, तो वो सही समय पर और पूर्णतः कम्प्लीटली उनको किया गया है या नहीं, कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? नियंत्रण अधिकारी रहेगी, कंट्रोल ऑफिसर की रहेगी, प्रत्येक, है ना, हर एक कंट्रोल ऑफिसर की यहाँ तक, ठीक है। तथा जहाँ रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भिजवानी हो समय पर भिजवा दी गई है, ये सब जानकारी भी कौन रखेगा? नियंत्रण अधिकारी ही रखेगा। और ये नियम 17 कहता है कि लेखा परीक्षा द्वारा सूचना मांगना, ठीक है। तो लेखा परीक्षा जैसे अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, ठीक है। अब ऑडिटर क्या करेगा कि वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होगी अकाउंटिंग करने के लिए, मतलब ऑडिटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग तो पहले हो रखी है, ठीक है। तो लेखा परीक्षा का मतलब होता है ऑडिट करना। अब ऑडिटिंग करने के लिए उसने क्या करा है कि जो भी ऑफिसर्स हैं, संबंधित अधिकारी होंगे, ठीक है, तो नियंत्रण अधिकारी जो भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर होगा, तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जो अकाउंटेंट जनरल है, महालेखाकार है, अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, कोई रिकॉर्ड्स मांगे हैं, तो वो उसे तुरंत प्रभाव से जल्द दे। अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं कि उन्हें पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, तो ऐसे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको वो पर्सनली लेके जाएगा, ये नहीं कि वो किसी और के हाथ भिजवा देगा, ठीक है। कौन लेके जाएगा? जो नियंत्रण अधिकारी होगा, कंट्रोल ऑफिसर होगा, उससे इस तरीके रिकॉर्ड भी अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल ले सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, महालेखाकार मंगवा सकता है। प्रत्येक विभागीय एवं नियंत्रण अधिकारी का यह कर्तव्य है कि महालेखाकार को उसके कर्तव्य को निर्वहन हेतु उचित दस्तावेज एवं सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा यथासंभव वे सभी सूचनाएं दी जाएं जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसके द्वारा मांगी गई हैं। ये अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया, ठीक है। यदि पत्रावली गोपनीय है तो वह उसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर महालेखाकार को भिजवाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, भाग 4 क्या है? संविधान, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें नियम 18 और 19 दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अजय इसको देखते हैं। देखो, सरकार में संविदा में वह प्राधिकारी कर सकता है ना। कौन सा अधिकारी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? जिसको नियमों के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं कि सरकारी संपत्ति की संविदा करने के लिए कौन प्राधिकृत होगा, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है? संविधान का आर्टिकल 299 के उप पैरा 1 में दिया गया है। तो आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 299 सब क्लोज 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आर्टिकल 299 के अंदर उस अधिकारी की बात की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राजस्थान का जो गवर्नर है उसके द्वारा संपत्ति की संविदा करने वाले प्राधिकारियों की एक सूची बनाई गई है। तो उसके बारे में ये लिस्ट कहाँ दी गई है? परिशिष्टि 2 के अंदर दी गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। भाग 4 में कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। नियम 19 और 18 कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। आर्टिकल 299
के अंदर क्या दे रखा है, अधिकारी की बात कर रखी है, कौन अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा प्राधिकारी की लिस्ट बनाई गई है परिशिष्टि 2 के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, GF एंड AR के भाग 2 में ये बताया गया है कि सरकार का संविदा का मुख्य कार्य खरीद के मामले में, इसीलिए खरीद से संबंधित नियम बनाए गए हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य कार्य खरीद के मामले में रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। GF एंड AR के भाग 2 में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नियम बता रखे हैं, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, नियम 19 संविदा के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स 19 में बताए गए हैं कि इन जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो कौन कौन से, देखो इसमें बता रखा है कि जैसे लोक निधि, पब्लिक फंड से व्यय की जाने वाली सभी संविदाओं करारों को करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त अधीनस्थ प्राधिकारी, जिसे ऑथराइज्ड ऑफिसर बोल सकते हैं, अथॉरिटी द्वारा निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। कौन कौन से हैं नियम? पहला है कि शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें स्पष्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तथा उसमें संदिग्धता, एम्बिग्विटी, गलत अर्थ संरचना जैसे मिसकंस्ट्रक्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सिंपल भाषा में हो, स्पष्ट हो कि भैया ये इतना कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, इतने पीरियड में आपका काम करके दिया जाएगा, इतना चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में इन सब बातों का पहले से ही उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा है, जहाँ तक संभव हो संविदा के मानक प्रारूप हो, है ना। तो मानक प्रारूप का मतलब है कि ऑथराइज्ड जो ऑथेंटिक स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उनको काम में लिया जाना जाएगा, तथा शर्तों को पहले से ही सुनिश्चित किया जाएगा। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, तो उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, जब संविदा के मानक प्रारूपों का उपयोग नहीं किया जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसमें ये पाया जा रहा है कि भैया जो स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उसमें क्या होगा, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस भी ली जा सकती है। जब भी अंतिम रूप से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया जाएगा तो उसमें जितने भी लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस है वो लेकर ही तैयार किया जाएगा। ठीक है, भाग 4 कह रहा है कि एक बार की गई संविदाओं की शर्तों में कोई भी सारभूत मतलब होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज भी करना है तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आप ऐसा कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात कर रहा है, आप पढ़ लीजिए। एक बार की गई संविदा की शर्तों में कोई भी सारभूत परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रकार के परिवर्तन संविदा को करने के लिए जो भी सक्षम अधिकारी है उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई है। ठीक है, और इसमें एक बार और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, अब ठेकेदार को भुगतान करना है, कोई पेमेंट करना है, तो वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे कोई पेमेंट नहीं किए जाएंगे। ये 2 पॉइंट है, इनको अच्छे से याद रखें इसमें। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5, वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिसमें अनिश्चितता, अनंत देयता या असाधारण प्रकृति का कोई शर्त शामिल की गई है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वहाँ पे किस तरह की खुली निविदा आमंत्रित की जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखा, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है। ठीक है, जैसे ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो एक्स से वाई के बीच में हमें क्या है, एक पुल बनाना है। पुल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आमंत्रित किए गए हैं। तो एम है, उसने बोला कि मैं 350 रुपये स्क्वायर फिट में आपके लिए पुल बना के दे दूंगा। ठीक है, ओ ने बोला मैं 510 रुपये स्क्वायर फिट में बनाऊंगा, पी ने बोला मैं 515 रुपये में बनाऊंगा, जेड ने बोला मैं 550 रुपये में बनाऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये बंदे हैं ओ पी जेड, ये एक मतलब 500 के आसपास वाली रेंज में बना के दे रहे हैं, जबकि एम बना के दे रहा है बहुत ही सस्ते में। तो अब मार्केट में ये देखा गया कि जो सीमेंट है, सीमेंट की प्राइसेस हैं, लेबर है, लोहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये 480 रुपये स्क्वायर फिट आराम से पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एम है धोखाधड़ी करेगा, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाएगा, जिससे क्या होगा, ये पुल जल्दी टूट के गिर जाएगा। तो ये भी देखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो मार्केट रेट के अकॉर्डिंग है कि मार्केट से ज़्यादा है या बहुत कम है। अगर किसी के कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो एम कॉन्ट्रैक्ट को खारिज किया जाएगा, तो इसमें जो खारिज करने
किन बेसिस पे इसको खारिज किया जा रहा है तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए इसको पढ़ लीजिए। देखो इसमें यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आमंत्रित करने के पश्चात ही संविदा कॉन्टैक्ट की न्यूनतम दर वाली निविदा को संविदा हेतु स्वीकार नहीं किया जा रहा हो तो उसके कारणों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूनतम, सबसे न्यूनतम तो ये एम ही है, अब इसको स्पष्ट मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसके जो रिजेक्ट करने के जो स्पष्ट कारण है उनको जरूर मेंशन करना चाहिए। अजय पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जिनमें कोई औपचारिक लिखित संविदा नहीं की गई है, मूल्यों के बारे में लिखित में करार किए बिना आपूर्ति के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 8, ठेकेदार को सौंपी गई सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए संविदा में प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, स्वीकृत करने हेतु निविदा का चयन करने में समस्त अन्य तथ्यों के अलावा निविदादाता व्यक्तियों या फर्मों को की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ देखा जाएगा कि जैसे एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब एक्स की खुद की जो वैल्यू है, नेट वर्थ है, वो 15 लाख रुपए है और जेड की नेट वर्थ कितनी है, 25 करोड़ रुपए है। ठीक है, और यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है। तो यहाँ देखा जाएगा ये 15 लाख वाला बंदा ये 2 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट को आसानी से झेल सकता है, या फिर 25 करोड़ रुपए वाला बंदा आसानी से इस कॉन्ट्रैक्ट को करके दे सकता है। तो उस बेसिस पे भी देखा जाएगा कि भाई ये 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कहीं डिफॉल्ट हो गया तो ये तो भाई ना 2 करोड़ रुपए तक का सामान खरीद पाएगा, ना लेबर की अरेंजमेंट कर पाएगा, ना उनकी पेमेंट सही समय से कर पाएगा। जबकि ये वाई जो है ये 25 करोड़ रुपये इसकी नेटवर्थ है, तो ये आराम से ये 2 करोड़ रुपये तक के कॉन्ट्रैक्ट को ईजिली बियर कर लेगा। इसके लिए जो लेबर रिसोर्सेज मटेरियल की जरूरत होगी वो आसानी से अवेलेबल करा देगा। तो सारी शर्तों को देखते हुए ही फिर सामने वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कौन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को जल्दी से जल्दी और समयपूर्ण और सही तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, इस बेसिस पे जेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट है यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट केस बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मोर देन, ठीक है, मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से ज़्यादा के लिए किया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 महीने का 3 मंथ्स का नोटिस देके इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी वापस लिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ठीक है, और सेकंड केस इसके अंदर है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 3 ईयर्स है, ठीक है, 3 साल से कम का है, तो यहाँ पर 1 महीने का 1 मंथ नोटिस देकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खारिज किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहाँ किसी संविदा के 3 वर्ष से अधिक की अवधि तक चालू रहने की संभावना हो तो उसमें ये प्रावधान अवश्य किया जाएगा कि सरकार को बिना किसी शर्त 3 माह के नोटिस पर उस संविदा को वापस लेने, रद्द करने की शक्ति प्राप्त होगी और 3 वर्ष से कम अवधि में 1 माह का नोटिस दिया जाएगा। ठेकेदार द्वारा संविदा को पूर्ण करने के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में उसके निकट संबंधी व्यक्ति को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सिक्योरिटी स्वीकृत करने वाले अधिकारी का इससे समाधान फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होता कि उस निकट संबंधी की अपनी स्वयं की अलग संपत्ति है। ऐसे मामले में अधिकारी को उस प्रतिभूति श्योरिटी के एक ऐसे शपथ पत्र भर कर देने के लिए कहना चाहिए जिसमें वह यह उल्लेख करे कि उसके पास अपनी स्वयं की पृथक संपत्ति है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि देखो ये पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सामान्यतः संविदा के दस्तावेज उचित निष्पादन के बिना किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। जहाँ संविदा करार की अवधि समाप्त हो गई हो तो तथा कार्य को चालू रखना हो, अपेक्षित भाव अवधि तक के लिए संविदा करार की नवीनीकरण करने के लिए समय पर कार्रवाई की जाएगी तथा इससे पूर्व ये देखा जाएगा कि जो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, संविदा की गई थी, उसके प्रावधानों में कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना की जरूरत है तो वो भी किए जा सकते हैं। ठीक है, जब तक सक्षम प्राधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हों तो सभी निविदाओं में ठेकेदार की ओर से चूक डिफॉल्ट करने पर निश्चित हर्जाने मुआवजे के लिए वसूली के लिए एक प्रावधान प्रोविजन होगा। ठीक है, संविदा करने से पूर्व यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि बिक्री कर, चुंगी कर, अन्य स्थानीय टैक्सेस हैं, कोई शुल्क है, कोई पेमेंट है, तो उनको किस तरीके से पे किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा देखें
क्रय जिनमें विदेशी माल आयात करना हो कि सभी संविदाओं के नियमों के रूप में FOB के आधार पर खरीद करने के लिए प्रावधान किया जाएगा। जहां संविदा में उत्पाद शुल्क भाड़ा कच्चे सामान के संबंध में उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान किया गया हो वहां उसकी फलावट करने के आधार पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। पॉइंट नंबर 17, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है तो इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। 1 लाख रुपए उससे अधिक का कोई क्रय करना हो, है ना, कोई परचेज करना हो तो समस्त संविदाओं एवं करारों को जो प्रतियाँ होंगी महालेखाकार राजस्थान AG को भेजी जानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हमने देखो चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 2 का पार्ट 2, ठीक है, याद हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका चैप्टर 2 का पार्ट 3 और आएगा, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसका चैप्टर 3 देखेंगे, ठीक है। तो ये जाते जाते आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं होमवर्क के लिए, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है GF एंड AR के नियम 11 का संबंध इनमें से किससे है, बताइए। वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धांत से, व्यय के नियंत्रण से, अनियमितता, छिद्रता, हानि, छल के विरुद्ध आंतरिक जांच से, भुगतान में देरी से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके लिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। GF एंड R के नियम 10 के अनुसार वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धांतों में निम्नलिखित किया गया है क्या, इनमें से क्या लिखा गया है। व्यय अवसरों की मांग से प्रथम दृष्टया अधिक का व्यय नहीं होना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति या लोगों के वर्गों के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राधिकारी को व्यय करने की स्वीकृति की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे आदेश देने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के फायदे के लिए हो या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में लिखना है इन दोनों का। तो फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें।